व्हाट इज रिसर्च? री प्लस सर्च इक्वल्स टू रिसर्च। रिसर्च मतलब, सर्च मतलब कोई चीज़ खोजना, और रिसर्च फिर से खोजना। यानी कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि कोई भी चीज़ रिसर्च एंड डिस्कवरी में अंतर होता है। डिस्कवरी मीन्स न्यू इनोवेशन, और रिसर्च जो चीज़ डिस्कवर हो चुकी है उसकी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के साथ उसको फिर से सर्च करना, उसके एक्चुअल कॉज को फिर से सर्च करना। सपोज़ कोई स्टडी 100 साल पहले हुई, अब समय के परिप्रेक्ष्य में, समय के बदलने के साथ 21st सेंचुरी में क्या उसमें ऐड ऑन हुआ है। हम टीचिंग को ही ले लेते हैं। पहले गुरुकुल शिक्षा होती थी, गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। पेड़ के नीचे एक गुरु होते थे, उनके समर्पित छात्र होते थे, पढ़ते थे। बाकायदा वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। फिर टाइम बढ़ता गया विद चेंजेस इन सेंचुरीज। प्रिंटिंग प्रेस आई, गुटनबर्ग, क्या हुआ, बुक्स छपने लगी, क्लासरूम बने, क्लासेस में शिक्षा देने लगे, ठीक। एंड अब हम फिलोसफिकल थॉट ऑफ एजुकेशन इस समय नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आपको उसमें बताएं गुरुकुल पद्धति की शिक्षा एंड बौद्ध काल में शिक्षा, ओके। तो वो इस समय हम क्लास नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ से स्किप करके हम एक एक्चुअल क्लासरूम में आते हैं। क्लासरूम में शिक्षा दी जाने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बनी, ठीक। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो थी 90s के स्टार्टिंग में बनी, 1920 में, अभी 2020 में उसके 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। तो इस तरीके से करके साल दर साल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होते चले गए। अब क्या हुआ, डिजिटल वे ऑफ एजुकेशन आया। आज से क्या 25 साल पहले, 50 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, छोड़ दो, 25 साल पहले, जस्ट इन 2000 की स्टार्टिंग में कोई सोच सकता था कि YouTube के माध्यम से ऐसे शिक्षा दी जाएगी। मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है, उनको हमें पढ़ाना होता है जी जान से। यहाँ पे जो देख रहा है, जो सीख रहा है, यहाँ डिजिटल वे ऑफ एजुकेशन ट्रांसमिट हो गया वाया मीडियम ऑफ YouTube, और ये पता नहीं कितने स्टूडेंट्स के पास जाएगा। संख्या कुछ थाउजेंड्स में हो सकती है, लैक्स में हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो डिजिटल मीडियम ऑफ एजुकेशन कोई नहीं सोच सकता था कि हम ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आप सीखोगे। इस तरह से मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी सीखते हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ ऑफलाइन, वो शाम के टाइम बैठते हैं, वो भी इसको पढ़ते हैं, न्यू स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो ये इनोवेशंस हैं शिक्षा में। नवाचार कैसे आया, वक्त के साथ आया, डेवलपमेंट हुआ, ओके, डेवलपमेंट हुआ, न्यू इनोवेशंस होते गई, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड होती गई। जब कोविड आया था उससे पहले कोई नहीं सोच सकता था कि ऑनलाइन जूम के थ्रू क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस तभी से शुरू हुई ना, कोविड के टाइम से। फिर कितने प्रकार के टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं और प्राइवेट स्कूल से पढ़ाते हैं, यूट्यूब टीचर होते हैं, फ्रीलांस टीचर होते हैं, कोचिंग टीचर्स होते हैं, सब आपको शिक्षा दे रहे हैं। और जब गुरु सिखाता है ना तो कुछ अच्छा ही सिखाता है। वो आप ज्ञान चाहे आप जहाँ से लो, जहाँ से ज्ञान अच्छा मिले वो ले लेना चाहिए। वो आपकी स्टडीज़ में फ़र्क लाता है। कुछ चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, कुछ हम लोग सिखा देते हैं। वो सब मिला के एक कॉम्पैक्ट पैक जब बनता है ना, तो बहुत अच्छी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई होते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग होती है। ऐसे ही जिससे कहते हैं ना, लास्ट 10 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी है। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लगाना, मॉक टेस्ट देना, वेरी एसेंशियल। लेकिन उसके साथ थ्योरेटिकल फाउंडेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। जब नींव मजबूत होगी तभी तो निर्माण अच्छा होगा। नींव जब 4 मंजिला इमारत बनती है या 4 मंजिला घर बनता है,
तो नींव बहुत गहरी खोदी जाती है। क्यों? जिस पे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल टिक सके। अब अगर हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो क्या सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाने से या मॉक टेस्ट बार बार देने से आ जाएगा? लास्ट 10 ईयर्स में पूछ लिया, चलिए आपने वो पढ़ लिया, उसमें से आप 35% क्रॉस कर लोगे, एग्ज़ाम में आप सिक्योर कर लोगे। बट जब फाउंडेशन मजबूत होगी, हर चीज़ कायदे से मालूम होगा, थ्योरेटिकल बेस भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं इनमें इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही क्यों, लाइफ के हर फेज़ में किसी भी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन डेप्थ नॉलेज होगी तो उसको किसी भी चीज़ को अप्लाई करना बहुत आसान होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होगा। अब आपसे अगर थ्योरी आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अच्छे से कर लोगे। सो रिसर्च में क्या होता है, री एंड सर्च, जो चीज़ है उसको फिर से उसको फाइंड आउट करना। अकॉर्डिंग टू यंग, रिसर्च इज द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और verifying the old facts, their sequences, interrelationships, causal explanations, and the natural laws which govern them. Simple terms में, research is a well thought scientific process involving some definite steps for arriving at something new or adding modifications to the existing stock of knowledge, helpful in solving the problems being confronted. इसका मतलब है रिसर्च जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स फॉलो करके हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, मतलब अराइविंग एट समथिंग न्यू और एडिंग मॉडिफिकेशंस टू द एक्सिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। यानी कि हम रिसर्च के द्वारा जो रिसर्च के स्टेप्स फॉलो करते हैं उससे किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, या तो किसी न्यू नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, कुछ न्यू इनोवेशन होता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं उसमें समथिंग ऐड ऑन हो जाती है। ओके, जैसे रिसर्च होता है, कोई एक मेडिसिन है उस पर रिसर्च हुआ, फिर उसमें कुछ और फॉर्मूला ऐड ऑन किया तो वो पहले से ज़्यादा जो है कारीगर सिद्ध हुई, ये रिसर्च का मतलब होता है। री प्लस सर्च, सर्च मतलब फाइंडिंग समथिंग न्यू एंड रिसर्च उसमें मॉडिफिकेशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, रिसर्च के थ्रू अनुसंधान किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, चली आ रही हैं, देखते हैं एक टाइम के गैप में कि अब क्या बदलाव हुआ है, फिर उसमें नई चीज़ों का मॉडिफिकेशन होता है, नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती हैं, उसको और कारीगर बनाया जाता है कि जिससे और बेनिफिशियल हो सकें। अभी मैंने आप लोगों को गुरुकुल पद्धति की शिक्षा के बारे में बताया था। फ्रॉम गुरुकुल वे ऑफ टीचिंग वी हैव केम इन टेक वर्ल्ड। ओके, सो लाइक दिस in COVID times also so many researches were done for finding out the medicine, injections. So in layman terms, research means searching again and again, searching something new or modifying the existing one. ये भी कीवर्ड है, modifying the existing one। जो मैंने अभी बताया ना, आपको एग्जाम्पल टीचिंग का दिया, क्या मॉडिफिकेशंस हुए उसको फाइंड आउट करना। कि पहले शिक्षा गुरुकुल पद्धति से दी जाती थी, फिर धीरे धीरे इनोवेशंस आने लगे, अब हम गुरुकुल पद्धति से डिजिटल मीडियम ऑफ एजुकेशन के तरफ बढ़ चुके हैं। आगे और भी इनोवेशंस हो रहे हैं, होते रहेंगे। सो रिसर्च मीन्स टू सर्च समथिंग अगेन एंड अगेन, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वन एंड सर्चिंग समथिंग न्यू। इसमें कुछ हम न्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, किसी मेडिसिन पे रिसर्च होता है। अभी लास्ट 5 ईयर्स पहले कोविड की मेडिसिन पे रिसर्च हुआ था ना, कि फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट ने कौन सी ऐसी मेडिसिन है, कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने से कोविड की बीमारी का रोकथाम हो सकती है। ये अभी हुआ था ना। तो रिसर्च मीन्स सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, सर्चिंग समथिंग न्यू।
वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इंक्लूड ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एथिक्स, पार्सिमोनी। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या हमें कहीं से भी पता चलता है तो हम सबसे पहले उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं। मैं इधर रिसर्च की बात नहीं कर रही, मैं जनरल टर्म्स में भी कह रही हूँ। हम रिलायबिलिटी देखते हैं, क्या जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो सोर्स रिलायबल है। सपोज़ अगर ऐसे ही कोई एक तो रिलायबल सोर्स, एक अफवाह, दोनों में जनरल लाइफ में अंतर होता है। जैसे सपोज़ कोई वैकेंसी आई तो आप क्या चेक करोगे, ये देखोगे ना सोर्स ऑथेंटिक है क्या, प्रॉपर उस वेबसाइट में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर जो एग्ज़ामिनेशंस वो डील करती है वो संस्था, क्या उसने ही निकाला है ये, या कोई अफवाह है, जैसे किसी ने भी अफवाह उड़ा दी ये वैकेंसी आई है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज़, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। जनरल भी हम लोग देखते हैं ना कि ट्रस्ट होना चाहिए, क्या बात ट्रस्ट वर्दी है, सोर्स रिलायबल है। आप मुझसे टीचिंग ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कोई रिलायबिलिटी है? हाँ रिलायबिलिटी है, बिकॉज़ मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो ये रिलायबिलिटी है कि मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, इसलिए मैं आपको टीच कर रही हूँ। वो एग्ज़ामिनेशन मैंने दिया है उसकी इन डेप्थ के बारे में मुझे पता है, मैंने खुद उसको क्वालिफाई किया है। आई एम होल्डिंग इट्स वैलिड सर्टिफिकेट गिवन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो हम अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में, रिसर्च के कॉन्सेप्ट में जो है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो ये मेन प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च हैं, इनका क्या मतलब है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च इज ऑब्जेक्टिविटी। चलिए फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को हम जो है और अच्छी तरह से समझेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब मुझे कोरिलेशन स्टडी करनी है टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मेरा सैम्पल क्या हो जाएंगे, यूपी के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट के हों, वो स्टूडेंट्स मेरे सैम्पल का हिस्सा बनेंगे। अब मैं कॉलेज जाती हूँ, उनके स्कूल जाती हूँ और पता करती हूँ कि इन बच्चों को स्ट्रेस है कि नहीं है। इनके मार्क्स देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ, इनसे क्वेश्चनर फिल कराती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, एंड जो भी मैं मेथड्स यूज़ करती हूँ, टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ डाटा कलेक्शन की, उससे मुझे क्या पता चलता है। सपोज़ एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले से एज्यूम कर लिया, मैंने क्या पहले से सबने ही एज्यूम किया होता है कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बहुत होता है, आजकल के बच्चों पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है, ये हमने एज्यूम कर लिया। बट जो मैंने सैम्पल लिया, अगर मैं वहाँ पे स्कूल गई, मैंने फाइंड आउट किया और मेरी अगर स्टडी में ये चीज़ आई, मान लो पलट के आ गया कि नहीं बच्चों में कोई स्ट्रेस नहीं है, बच्चों में स्ट्रेस नहीं है और उनका वो बहुत आसानी से अपने जो है स्टडीज़ को मैनेज कर रहे हैं और उनके जो मार्क्स हैं बहुत हाई हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं विदाउट एनी एकेडमिक प्रेशर, और वो अचीवमेंट भी उनका हाई है। तो मेरे जो प्री असम्पशन था, जो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कि नहीं बच्चों में बहुत स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स में, तो वो तो स्टडी बिल्कुल पलट के आ गई। तो मैं जो फाइंडिंग एक्चुअल आई है मैं वो दिखाऊंगी, ना कि मैं अपने पूर्वाग्रह से जो मैं ग्रसित हूँ, जो मेरे अंदर जो असम्पशन है कि बच्चों में स्ट्रेस है, हमने तो मान लिया था हाँ बच्चों में बहुत स्ट्रेस है, बट एक्चुअल में जब हमारी स्टडीज़ आई तो उनमें स्ट्रेस नहीं निकला। तो मैं दिखाऊंगी अपनी कोरिलेशन स्टडी में कि नो, देयर इज़ नो रिलेशनशिप। ओके, वहाँ पे रिलेशनशिप जो है, जो आप ये पॉजिटिव एजम्पशन लेके बैठे हुए हो कि बच्चों में
स्ट्रेस होता है, उनका एकेडमिक अचीवमेंट उससे प्रभावित होता है, वो डिनाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को अपना पूर्वाग्रह से जो ग्रसित है वो हम उसको खारिज करेंगे और जो हमारी एक्चुअल फाइंडिंग आई है हम वो ही दिखाएंगे। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी बताता है, जो एक्चुअल फाइंडिंग आई है रिसर्च में हमें वो बताना है, ना कि जो रिसर्चर चाहता है। अब मैं कुछ और दिखाना चाहती हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, कोई अपने मन का काम नहीं कर रही हूँ। रिसर्च में और अपने मन के काम में अंतर होता है, तो मैं अपने मन मुताबिक नहीं उसमें बताऊँगी कि मैं अपना उसमें मैनिपुलेशन डाटा में कर रही हूँ। मान लो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भर के दिया, मैं उसको मैनिपुलेट कर रही हूँ, उसको पेंसिल से वो उसको मैं रबर से उसको जो हूँ मैं मिटा रही हूँ, फिर उनके जो क्वेश्चन टेक है उसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, फिर दूसरी जगह लगा रही हूँ, है ना। रेटिंग स्केल अगर मैंने उसमें यूज़ किया है तो मैं उसमें मैनिपुलेशन कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारी रिसर्च बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। सो आप लोगों को ऑब्जेक्टिविटी समझ में आ गई विद हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो एक्चुअल फाइंडिंग है वो रिसर्चर शो करता है इट्स ऑब्जेक्टिविटी विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। ओके, अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की। व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी if the measuring instrument yields the same results repeatedly in identical conditions, it means source is reliable. It's called the reliability in terms of the research. इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे कीवर्ड है कंसिस्टेंसी, रिपीट, ये दोनों कीवर्ड हैं। मतलब जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है टूल्स के थ्रू मेज़रमेंट, जब वो करता है अपने रिसर्च का आकलन करता है, तो सेम रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं कि एक बार किया रिज़ल्ट कुछ और आया, दूसरी बार रिज़ल्ट डिफरेंट हो गया, तीसरी बार रिज़ल्ट कुछ और आया, सेम रिज़ल्ट आता है। इट्स कॉल्ड द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में अक्सर लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं with help of example. Research is valid if it actually measures what it claims to be. यानी कि रिसर्च वैलिड है अगर वो वही बता रहा है, वही रिजल्ट दे रहा है जो उसने क्लेम किया था। ओके, देन इट्स कॉल्ड द वैलिडिटी। इट्स नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। इसका मतलब है बिल्कुल एक्यूरेट, रेफर्स टू एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि ये ब्लैक कलर का सूट है और उसको ऑनलाइन शिपिंग मैंने उसकी कर दी, तो जो कस्टमर को वो डिलीवर हो तो वो सूट जो है सेम प्रिंट में ब्लैक कलर का होना चाहिए, जो कहा वही मिला। ऐसा नहीं ना कि ब्लैक कलर का सूट बोल के रेड कलर का सूट दे दिया, जैसे कि ई कॉमर्स में होता है, फिर वो रिटर्न आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो क्लेम किया है एक्चुअली में वही होना चाहिए। इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। सो अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, एंड नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम एक टारगेट की मदद से समझेंगे। जैसे कि सपोज एक ये टारगेट, ओके, मेरे पास डार्ट बोर्ड नहीं है जो मैं टारगेट हिट करके दिखाऊं, बट ये है एक बॉक्स का खाली डब्बे का के ऊपर का कवर है, तो इससे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। इसके साथ ये मुझे एक तीर भी मिल गया। ओके, मैं इससे ये मैं लेके आई थी दशहरे मेले से। चलो, ऐसे काम आता है, कुछ ना कुछ जो घर में ही पड़ी चीज़ें होती हैं वो कुछ ना कुछ काम आती। सो नथिंग इज़ वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, जो वेस्ट चीज़ें भी होती हैं, अब ये ऐसे ही पढ़ा था, बट ये आप लोगों को रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी सिखाने के काम आएगा। सपोज़ ये हमारा जो है टारगेट है, अब मैं तीर मार रही हूँ, यहाँ सेंटर पे लगने की बजाय ये कभी इधर लग रहा है, 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 इधर 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 हर जगह लग रहा है।
तो क्या हो रहा है, ये लो रिलायबिलिटी है और लो वैलिडिटी है, ना ही इसकी रिलायबिलिटी हाई है ना ही इसकी वैलिडिटी हाई है। ओके, ये क्यों है, क्योंकि कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, कहीं यहाँ लग रहा है। तो रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, रिज़ल्ट बार बार अलग अलग आ रहा है। कभी रिज़ल्ट सिमिलर नहीं आ रहा, कभी रिज़ल्ट ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी सी आ रहा है, कभी डी आ रहा है, कभी एफ आ रहा है, कभी जी आ रहा है, कभी जेड आ रहा है। ओके, तो रिज़ल्ट हमेशा अलग अलग आ रहा है, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बिल्कुल ख़राब है, लो है। हमने एक सैंपल लिया, उस पर हमने टेस्टिंग करी, तो कभी कुछ रिज़ल्ट आ रहा है, हमने डाटा कलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल किया, फिर उसको एनालाइज किया, रिपोर्ट तैयार करी, तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, कभी रिज़ल्ट कुछ आ रहा है, कभी रिज़ल्ट उसमें कुछ आ रहा है। तो टेस्ट इज़ नॉट, नाइदर इट इज़ रिलायबल नॉर इट इज़ वैलिड। लो रिलायबिलिटी है, लो वैलिडिटी है, क्योंकि जैसे टारगेट है, कभी यहाँ हिट हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी हाई रिलायबिलिटी एंड लो वैलिडिटी। हाई रिलायबिलिटी और लो वैलिडिटी में क्या होता है, सपोज़ ये टारगेट है, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे बार बार आके आपका तीर लग रहा है, एक बार लगा, दो बार लगा, तीन बार लगा, चार बार लगा, पर ये मिडल का ये जो टारगेट है ये मिस हो गया। ठीक, आ रहा है रिज़ल्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन जब हम कर रहे हैं, डाटा को जब हम मेज़र कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में, ये बार बार यहाँ पे लग रहा है, आपका जो ये एरो है ये यहाँ पे ऐसे 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 करके लग रहा है। तो ये रिलायबिलिटी तो इसकी हाई है पर वैलिडिटी लो है, क्योंकि आपका सेंटर जो आप रिज़ल्ट चाहते थे, जो आपने रिज़ल्ट एज्यूम किया था, जो आप चाहते थे कि रिज़ल्ट बिल्कुल करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, बीच वाला टारगेट जो है ये पॉइंट हिट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में जब हम करते हैं तो डाटा बार बार एक ही रिज़ल्ट दे रहा है, बट वो एक्यूरेट नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंसी सेम है। बार बार सपोज़ एक अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट ए, बार बार जब हमारा जो आउटकम आ रहा है वो अल्फ़ाबेट ए आ रहा है। ओके, बट हमको चाहिए था हमारा रिज़ल्ट अल्फ़ाबेट सी आना था, ऐसा नहीं हुआ। टारगेट तो हिट हुआ, बार बार रिज़ल्ट ए आया, बट इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि सेंटर पॉइंट सी हमारा मिस हो गया। तो रिलायबिलिटी पूरी है पर वैलिडिटी यहाँ पे लो है। हाई रिलायबिलिटी, वैलिडिटी लो। रिलायबिलिटी इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी and validity equals to accuracy. These are the keywords of the principles of research and reliability और validity का ये जो difference है ये आप समझ रहे हैं। Now let us see what is high reliability and what is high validity. जब ये प्राप्त हो जाती है high reliability, high validity, तो हमारा जो है रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे कि ये डार्ट बोर्ड है, इसको आप समझ लीजिए, और जो हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे आके लगा, एक बार यहीं लगा, दो बार ये लगा, तीन बार लगा, चार बार, जितनी बार हमने कहा यहीं पे आके हिट हुआ। तो क्या हुआ, पूरी रिलायबिलिटी है कि एक जगह आके लग रहा है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है ना, एंड एक्यूरेसी भी है। हमने सी एज्यूम किया था सेंटर पॉइंट एंड दैट वी हैव गॉट इन आवर रिसर्च। तो आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का डिफरेंस भी समझ में आ गया। नाउ सी द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। इसमें क्या होता है, कीपिंग द थिंग सिंपल। कीवर्ड यहाँ सिंपल है। कोई थ्योरी जो है मान लो एक्सप्लेन की जा रही है टू डिफरेंट तरीके से, बट एक बताने का तरीका बहुत सिंपल है, एक थोड़ा टफ है, तो जो सिंपल वन है उसको प्रेफर किया जाएगा। If two theories explain a phenomena equally, simpler one with fewer assumption is considered here. जो simple one होगा fewer assumption से उसको consider कर लिया जाएगा, एंड जो tough बताने का तरीका है उसको वहीं ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। यही एक्चुअल लाइफ में भी होता है, कहते हैं ना सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना। मैं आप लोगों को समझाती हूँ, प्रॉप्स के थ्रू समझाती हूँ। अभी मैंने पॉपुलेशन सैम्पलिंग वाली क्लास समझाई, इट वॉज अ हैवी चैप्टर, उसको सिंपलेस्ट वे में प्रॉप्स के थ्रू समझाया। तो कीपिंग द थिंग सिंपल, ये होता है
एक और प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज सिस्टमैटिक इन नेचर। ये एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है, रैंडमली नहीं होती कि कहीं से भी उठा के हमने शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम यानी कि सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। उसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो पहले से जो हमने टॉपिक लिया है, क्या इस टॉपिक पे पहले से कुछ रिसर्चेस हुई हैं तो हम उसको रिव्यू करते हैं, पुरानी रिसर्चेस को रिव्यू करते हैं, उसका रेफरेंस लिखते हैं कि हमने यहाँ से अपने रिसर्च को हमने इन स्टडीज़ के बेसिस पे आधार पे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का क्रिएशन होता है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डाटा कलेक्शन। आफ्टर डाटा कलेक्शन we will do data interpretation, then we will come to output, outcome we will see कि हमारा outcome क्या आया है in form of conclusion, then last step is report writing। तो हम ये चीज़ें करते हैं ना एक रिसर्च में, तो ये एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है सब। ऐसा नहीं है ना हम हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे ऐसे ही जाके डाटा इंटरप्रिटेशन कर देंगे। हमने डाटा इंटरप्रिटेशन पहले कर दिया और डाटा कलेक्शन किए ही नहीं, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले तो एक हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं 1 बाय 1 ये सब पढ़ाऊँगी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये मैंने मोटे तौर पे आपको बताया है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक एक माइन्यूट चीज़ हम देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि रिसर्च एक क्लास में नहीं पूरा हो सकता। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड टॉपिक है। तो पहला ये जो लेक्चर है इसमें मैं जो हूँ व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च के प्रिंसिपल्स और रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमैटिक इन नेचर। ये सिस्टमैटिक होता है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, क्रमबद्ध तरीके में होता है। एम्पिरिकल का जो वास्तविक जो हम डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे एक्चुअल आए, ऑब्जर्वेशन से आए, यानी कि एजम्पशन से ना हो कि हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से दिमाग तेज होता है। क्या इसकी कोई स्टडी आई, इसकी कोई स्टडी है, वैलिड फैक्ट है कि अगर हम सुबह सो के उठ के पढ़ते हैं 3 बजे तो उससे दिमाग तेज होता है? ऐसा कोई वैलिड फैक्ट नहीं है। हम सारी रात भी जग के पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स एज्यूम कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स जो हैं हम स्कोर कर सकते हैं। हम सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ सकते हैं। ये आपकी बॉडी कंपेटेंसी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद के साथ कोप अप कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें, आप सारी रात भी पढ़ सकते हैं, सुबह आप 8 बजे तक भी सो सकते हैं। बेसिक चीज़ लाइफ में होता है सक्सेसफुल होना। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं तो आप ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह 5 बजे सो के उठ रहे हो तो आप बहुत अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हैं, कुछ आप अच्छा कर रहे हो, देन इट्स परफेक्ट। आपका जो भी डेली रूटीन है, आप जैसा भी फॉलो करते हो, इट्स गुड। तो ये कोई इसका कोई एविडेंस है तो रिसर्च होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से आए, वो होता है हमारा एम्पिरिकल। जैसे रिसर्च में मुझे ऐसा लगता है, बिलीफ, ओपिनियन या की कोई जगह नहीं होती है। सब कुछ कॉन्क्रीट डाटा, फैक्ट्स और मेजरेबल एविडेंस पे आधारित होता है। सुबह उठने से अगर दिमाग तेज होता है तो उसकी फिर हमको एक लीगल जो है एविडेंस चाहिए, जो रिसर्चर्स देंगे। एक सैम्पल क्रिएट करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे बच्चों के ऊपर, पता करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो जब ये रिसर्च के थ्रू अगर प्रूव होती है बात, तो ये सत्य होती है, सत्य आधारित घटना ये है, सत्य आधारित प्रमाण है ये। तो ऐसे ही रिसर्च जो है सिस्टमैटिक होता है, एम्पिरिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब जो डाटा कहता है, जो आउटकम आया है वही माना जाएगा। रिसर्चर के एजम्पशन से नहीं होगा, रिसर्चर के बायसनेस से नहीं होगा, रिसर्चर के लाइक्स और डिसलाइक्स से नहीं होगा। ओके, रिसर्चर ने एज्यूम कर लिया कि
बच्चों में स्ट्रेस होता ही होता है, हो सकता ना हो, बहुत हैप्पी हो, है ना, हो सकता है वो बहुत हैप्पी, उनमें कोई स्ट्रेस ना हो। आप पहले से कैसे एज्यूम कर सकते हो जब तक आपने एक ग्रुप पे रिसर्च नहीं किया। तो जब आप एक ग्रुप पे रिसर्च करते हो, फिर वो लार्ज स्केल में सोसाइटी पे होता है, तभी तो आप उसको रिसर्च की फाइंडिंग्स जो आती हैं, वो जो एक्चुअल फाइंडिंग्स आती है वही ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च होता है। उसी को ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट करके देखते हैं। जो एक्चुअल एजम्पशन से रिसर्चर के नहीं होता, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स से नहीं होता, बायसनेस से उसकी नहीं होता, उसके डाटा मैनिपुलेशन से नहीं होता। कभी भी रिसर्चर को डाटा का मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। जैसे कि साइको प्रैक्टिकल्स होते हैं, रिसर्च होते हैं, आपने जो आपका सैंपल है, जो स्टूडेंट है उसने जैसा कहा है आप उसमें वैसा ही उसको दिखाइए। अगर उसने यस बोला है, मार्केट ऐसा यस, अगर उसने नो बोला है, मार्केट ऐसा नो। अपनी तरफ से उसको चेंज नहीं किया जाता है कि अपना सैंपल अच्छा और करने के लिए या कुछ भी उसमें ये गड़बड़, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं रिसर्च में। अगर ऐसा होगा तो वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी, वो बायसनेस आ जाएगी, वो रिसर्च वहीं फ्लॉप हो जाएगा, बिग क्रॉस फॉर इट। तो रिसर्च जो होता है सिस्टमैटिक होता है, एम्पेरिकल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च इज कंट्रोल्ड इन नेचर, रिसर्च इज कंट्रोल्ड इन नेचर। इसको हम बेस्ट एग्जाम्पल स्लाइड से देखते हैं। इसका रियल लाइफ में एक चीज़ पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है। रिसर्च में हम बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कि एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं ताकि हम सिर्फ मेन कॉज एंड इफ़ेक्ट को देख सकें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, अगर हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो टैबलेट है ड्रग ए से बुखार ठीक होता है या नहीं, तो हम पेशेंट के डाइट और रेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि पता चले कि बुखार दवा से ही ठीक हुआ है या किसी और वजह से सही हुआ है। ये हमें देखना पड़ेगा। हम पेशेंट का रेस्ट है एंड डाइट है उसको कंट्रोल करेंगे, फिर दवाई देंगे, उसके बाद हम किसी आउटकम पे आएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज रिलायबिलिटी, मतलब कि कंसिस्टेंसी। अभी मैंने आपको रिलायबिलिटी के बारे में समझाया कि जब हमारा जो रिज़ल्ट है वही रिज़ल्ट बार बार सेम कंडीशंस में जब हम रिज़ल्ट उसको देख रहे हैं तो वो सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी मैंने आपको इसके माध्यम से समझाया था कि टारगेट हिट हो रहा है तो सेम इसी जगह पे राइट कॉर्नर पे हिट होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी जब हम बार बार देखेंगे तो ये कंसिस्टेंसी जो है बराबर होनी चाहिए। जैसे बार बार यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने अभी बताया था आपको, तो वो रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी इज़ द फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस। रिसर्च का जो इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्शन का, वो वही मेज़र करे जो एक्चुअल में वो मेज़र करने का क्लेम करता है 100% एक्यूरेसी के साथ। इट्स कॉल्ड द वैलिडिटी एंड वैलिडिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, इसमें सेंटर टारगेट है, इसको सेंटर को हिट करना है तो ये सेंटर को ही हिट करे। 100% जब एक्यूरेसी आ जाती है तो हमारा जो रिसर्च है वो सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेप्लिकेबल। रिसर्च जो होता है वो वेरीफाइबल होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, मतलब उसमें क्रॉस चेक होने की क्षमता होनी चाहिए। आप ऐसे रिसर्च रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट राइटिंग में रिसर्च पूरी होने के बाद, कि आपके बताए स्टेप्स को कोई और रिसर्चर उसको फॉलो कर सके, आपके बताए स्टेप्स को फॉलो कर सके, उसके आधार पे उसमें कुछ न्यू फाइंड आउट कर सके। अगर वो आपके बताए हुए रिसर्च को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो वो आपकी रिसर्च बेकार है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो मिस यूज्ड है, उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। तो आप ऐसी रिसर्च रिपोर्ट लिखो, उसके ऐसे स्टेप्स लिखो जो बाद में आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्योंकि ये सब तो एसेट्स है ना, रिसर्च एसेट है, टीचिंग एसेट है, बुक्स लिखना एसेट है। जैसे कि अगर मैं बुक्स लिख रही हूँ तो ये आज के लिए थोड़े ना है कि मैंने अपने लिए थोड़े बुक लिखी है, कि मैंने अपने लिए बुक लिखी है, मैंने सोसाइटी के लिए बुक लिखी है, समाज के लिए किताबें लिखी हैं।
कि मेरी बताई हुई चीज़ पे, इफ़ मैंने बुक लिखी है टेंसेस पे, तो मेरे बताए हुए चीज़ों को आज से 20 साल बाद भी, आज से 50 साल बाद भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट का बैच जाएगा, बाद में आएगा, इनफैक्ट मैं हूँ, मेरे बाद भी लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे, तभी तो कॉपीराइट होती है ना चीज़ें। तो वेरीफाइबल होना चाहिए, जो लिखा है वो सही स्पष्ट होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बताई चीज़ों में एक्यूरेसी नहीं है, मान लो मैं आपको जो बता रही हूँ बिल्कुल एक्यूरेटली पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ, अगर इसमें एक्यूरेसी है तभी आप पढ़ोगे, अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो क्यों सीखोगे? क्योंकि जो पढ़ाता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बताई हुई चीज़ों को ही तो आप सीखोगे। अगर मैंने पॉपुलेशन एंड सैम्पल वाला चैप्टर पढ़ाया तो बिल्कुल सही पढ़ाया, क्योंकि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में कोई भी मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही इट इज़ विथ रिसर्च ऑल्सो। आप ऐसी रिपोर्ट लिखो, ऐसी रिपोर्ट राइटिंग आप उसमें करो कि जो आपके बताए हुए स्टेप्स हैं वो आज से 20 साल बाद क्या, 50 साल बाद क्या, 100 साल बाद भी वो आपके बताए हुए स्टेप्स को कोई और रिसर्चर जब उसको करे तो वो वेरीफाई हो जाए। अगर वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आपने फिर वो अच्छी रिसर्च नहीं की थी। तो रेप्लिकेबल होना और वेरीफाइबल होना रिसर्च का बहुत ज़रूरी है। ये साइंटिफिक रिसर्च का फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। अगर वो वेरीफाई हो जा रहा है देन इट्स गुड, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा योर रिसर्च इज़ नॉट साइंटिफिक इन नेचर। मेडिसिन्स पे रिसर्च होते हैं ना, आज से 100 साल पहले कोई बीमारी आई होगी, उसकी प्लेग आया था 1920s के आसपास, उसकी मेडिसिन्स बनी थी। फिर अब कोविड आया, उसकी मेडिसिन्स बनी, लोगों ने रिसर्च किया, बट ये कोई भी ऐसी चीज़ आज से 100 साल पहले किसी ने कोई मेडिसिन बनाई, कोई टेक्निक बनाई, वो पीढ़ी तो चली गई, बट उसके बाद जो पीढ़ी आई उसमें से कोई रिसर्चर ने उस चीज़ को सर्च आउट किया, दोबारा से मॉडिफाई किया, उसमें एग्जिस्टिंग फैक्ट्स में अपने न्यू फैक्ट्स जोड़े। अगर वो वेरीफाइबल है, रेप्लिकेबल है, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं उसकी न्यू फाइंडिंग्स से मैच हो रही हैं, रिसर्च इज साइंटिफिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। होप आज आपको व्हाट इज़ रिसर्च, उसके प्रिंसिपल्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट में अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है। रिलायबिलिटी जो है कंसिस्टेंसी पे बेस्ड होती है कि जब हम सेम कंडीशंस में जब हम अपना रिसर्च जो है हम कर रहे हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो बार बार वही आना चाहिए। वो अगर रिज़ल्ट हमारा, हमने एक लेटर एज्यूम कर लिया ए, तो ए ही आना चाहिए। एक कंडीशन में, कंडीशन फर्स्ट में भी ए आया, कंडीशन 2 में भी ए आया, 3 में भी ए आया, 10 साल पहले भी किया था तो उसमें रिज़ल्ट ए आया था, उसके बाद भी किया तो उसमें ए आया, उसका सी डी एफ जी ये नहीं आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो आपकी रिसर्च सही नहीं है, आपकी रिसर्च रिलायबल नहीं है। वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, कि जो आपने दावा किया है आपका जो रिज़ल्ट है एज अ सेम होना चाहिए। वॉट इज इट इज़ एज्यूम टू बी, इट इज़ द सेम, इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। सो आप लोग को आज की क्लास में समझ में आ गया रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के इसके टॉपिक्स देखेंगे। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च, करैक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में डिफरेंस देखा, एंड इससे पहले की क्लास में, मास्टर क्लास में 1 घंटे की, हम लोगों ने पॉपुलेशन, सैम्पल एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखे थे। रिसर्च में भी और भी चीज़ें हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं वो सब भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उसमें ये सब इंक्लूड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द डे।